वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ क्लास कृषि का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है सामान्य फसलें। आज का जो हमारा वीडियो है इस अध्याय का दूसरा नंबर का वीडियो रहेगा जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य फसलों के अंतर्गत आने वाले अरहर के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं कि अरहर की खेती जो है वो किस तरह से इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें देखते जाएंगे इसकी खेती कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अरहर। तो अरहर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरहर का ही दाल जो है सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, जो बाकी दालें तो और बहुत सारे हमारे पास होते हैं लेकिन अरहर के जो दाल होते हैं उसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, यानी कि हर घर में रोज़ाना अरहर का दाल जो है वो पकाया जाता है। ठीक है, तो अरहर की खेती किस तरह से होता है इसको भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका बॉटनिकल नाम। तो इसका बॉटनिकल नाम होता है कैजेनस, कैजन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। बॉटनिकल नाम के बारे में मैंने बताया था कि विश्व में केवल हर किसी का केवल एक ही नाम होगा, इसको एक ही नाम से जाना जाएंगे, चाहे वो धान हो, चना हो, अरहर हो, अलसी हो, कोई भी चीज़ हो उसको केवल एक ही नाम से जाना जाएंगे। हालांकि उसका स्थानीय नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन विश्व स्तर पर उसको केवल एक ही नाम से जाना जाता है। तो हमारा अरहर को जो है विश्व स्तर पर कैजेनस, कैजन के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। और इसको कौन से फैमिली में रखा गया है, तो इसका जो फैमिली है वो है लुग्मिमिनेसी का फैमिली के अंतर्गत ही आता है। लुग्मिमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण पौधा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है या ये जो है कहाँ से हमारे पास आया है। तो ओरिजिन इसका अफ्रीका को माना जाता है, अफ्रीका से इसकी ओरिजिन जो है वो हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं इसका क्षेत्रफल एवं वितरण की, कितने क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है और कितना इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो भूमि है उसमें 3.82 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती किया जाता है। 3.82 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती करते हैं और जिसमें इसका उत्पादन होता है 2.88 मिलियन टन में इसका जो है उत्पादन हमारे पास होता है सालाना। ठीक है, अब उसके बाद वितरण देखते हैं। तो देश और प्रदेश में चने के बाद दूसरे नंबर पर जो है अरहर की खेती जो है किया जाता है, अरहर की मांग होती है। चने के बाद दूसरे नंबर पर इसकी खेती है और इसकी मांग जो है किया होता है क्योंकि इसका जो हर घर में उपयोग इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी खेती जो है बहुत ज़्यादा करने की हमको आवश्यकताएं है। ठीक है, तो हमारे देश में जो है चने के बाद दूसरे नंबर पर अरहर की खेती जो है वो किया जाता है। फिर देखते हैं इसके लिए जलवायु कि जलवायु में कौन सा जलवायु में इसका उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपका शुष्क, नम, गर्म जलवायु, यानी कि आप किसी भी मौसम में इसको उगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी मौसम में इसको उगाया जा सकता है एवं इसके लिए सर्वोत्तम दिया गया है आपका 70 अंश फ़ारेनहाइट। 70 अंश फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर उसका है तो सर्वोत्तम माना जाता है। अब देखते हैं इसकी पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा में जो है आपका 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा में सफलतापूर्वक खेती किया जा सकता है। अगर बारिश 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले जो एरिया है वहाँ पर बारिश उतना हो रहा है तो उसमें आप अरहर की खेती किया जा सकता है। और ये जो हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर से अगर कम बारिश होता है तो उसको शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। तो शुष्क क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं, शुष्क में, नम क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में, तो सभी क्षेत्रों में इसकी खेती किया जा सकता है। अब उसके बाद इसकी जातियाँ की कौन कौन सी जातियों को इसमें उगाया जाता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग एवं अपने भूमि के अकॉर्डिंग जो है इसको अलग अलग जातियों को इसमें चुनाव करते हैं। तो इसमें पहला जो जाति है वो हमारा 100 दिन से 120 दिन में पक कर आ जाते हैं। जब उगाते हैं तो उगाने से लेकर उसकी बीज प्राप्ति तक जो है हमको 100 से 120 दिन उसमें लगता है। 120 दिन में पूरी तरह से हमको आ जाते हैं। तो उसमें से कुछ जातियों का नाम है प्रभात और पंत A3। ठीक है, प्रभात और पंत A3 जो है आपका 100 से 120 दिन में प्राप्त हो जाते हैं। उस तरह से 160 से 120 दिन में 160 से 200 दिन में जो हमको प्राप्त होने वाला रहता है उसमें आता है मुक्ता, बहार, सागर, पूसा 86, C11, ICPL 87। ठीक है, ये है आपका 160 से 200 दिन में हमको प्राप्त होने वाला होता है। फिर आता है इसमें 200 से 280 दिन में, तो इसमें आता है आपका T17, ग्वालियर 3, बसंत T7, HY3C और C11, A4 आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर देखते हैं इसमें उकटा रोग निरोधक जातियाँ।
ऐसे कुछ जातियों का भी निर्माण इसमें किया गया है जिसमें अगर कोई रोग लग रहे हैं तो वो रोग ना हो, ऐसे जातियों का इसमें निर्माण किया गया है। तो इसमें आता है हमारे पास उकटा रोग निरोधक जाति में क्या है, C11 ICPL 87119, ठीक है, इसका प्रयोग जो है किया जाता है उकटा रोग निरोधक में। साथ ही साथ आपका मुक्ता आता है, शारदा आते हैं एवं जो है BDN1 एंड BDN2 का भी इसमें प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं स्तरलिटी मोज़ेक रोग निरोधक जातियां, ठीक है, स्तरलिटी मोज़ेक रोग निरोधक जातियां। तो इसमें आता है आपका पूसा 9, बहार HY3C का प्रयोग इसमें करते हैं। फिर आता है इसमें विल्ट व स्तरलिटी मोज़ेक रोग निरोधक जातियां। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसके लिए आता है आपका ICP 87119 का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर देखते हैं इसकी हाइब्रिड जाति हमारे पास कितने प्रकार के हाइब्रिड जाति हमको प्राप्त हुआ है। तो यह आपका ICPH8 और PPH4 और COH1 COPH2 और AKPH4101 का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं इसकी भूमि। तो इसके लिए भूमि के लिए जल निकास युक्त दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। जल निकास यानी कि उचित जल निकास इसमें होना आवश्यक है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसकी बढ़वार जो है अच्छे से नहीं हो पाते हैं एवं इसके पत्ते वगैरह जो है सड़ना शुरू होते हैं और कीड़े वगैरह जो है ज़्यादा लगते हैं। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जल निकास युक्त दोमट मिट्टी में इसकी खेती आसानी से किया जाता है। फिर देखते हैं इसकी खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी के लिए क्या करते हैं, पहले बार जो है आपका मिट्टी पलट हल से जुताई करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से उससे फट जाएंगे। फटने के बाद उसको कुछ दिन तक ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसको जब हमको उगाना है उससे पहले आपका 2 से 3 देसी हल का प्रयोग, मतलब 2 से 3 बार जो है देसी हल से फिर से उसमें जुताई किया जाता है। फिर उससे क्या होगा, जो हमने मिट्टी पलट हल से जुताई किया था वो टूटेगा और टूटने के बाद उसको जो है पाटा लगाकर या पटेला लगाकर उसको समतल कर दिया जाता है। फिर उसको जो है कुड़ बनाकर उसमें बुआई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद इसका बुआई का ढंग एवं समय की किस तरह से इसको बुआई किया जाता है। तो इसमें आता है आपके पहला बार आप फरवरी से मार्च में इसकी बुआई किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, आपका शुद्ध फसलों के रूप में या मिश्रित के रूप में, आप दोनों रूपों में इसमें लिया जा सकता है। या तो शुद्ध भी ले सकते हैं और मिश्रित फसल यानी कि दोनों रूप में इसमें लेकर इसकी बुआई किया जा सकता है। और दूसरा आता है इसमें आप कहाँ पर करते हैं, अप्रैल में करते हैं गेहूं के फसल के बाद। ठीक है, अप्रैल में करते हैं गेहूं का जब फसल कट कराएंगे उसके बाद इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा आता है इसमें जून जुलाई में करते हैं। जून जुलाई मतलब खरीफ। ठीक है, जून जुलाई मतलब खरीफ। जब उस समय बारिश होते हैं तो बारिश होते हैं यानी कि शुष्क क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम होता है, 100 सेंटीमीटर से कम होता है, वहां पर इसकी खेती खरीफ के रूप में करते हैं। जून और जुलाई में इसकी खेती किया जाता है। अब उसके बाद आते हैं इसका हमारे में बुआई का जो ढंग है वो किस तरह से रहेगा। तो ढंग में आता है हमारे पास अलग अलग जातियों में, जैसे जो पहले शीघ्र आते हैं, फिर थोड़ा सा मध्यम, फिर लेट में। ठीक है, अगर कोई शीघ्र आता है तो उसकी पौधे से पौधे की दूरी यानी कि एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए हमारा ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा पंक्ति है, तो ये पहले पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी कितना होगा, यहाँ से लेकर जो है आपका यहाँ तक की दूरी 60 सेंटीमीटर। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी यानी कि ये पहला पौधा ये दूसरा पौधा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगा वो रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर का वो रहेगा। फिर उसके बाद बोलता है 75 × 25। तो इसमें आप देखते हैं एक पौधे से यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी, पहले पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी होगा 75 सेंटीमीटर और आपका एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी ये भी कितना होगा आपका 25 सेंटीमीटर का रहेगा। फिर आते हैं इसमें देर से आने वाले फसलों में। तो देर से क्या है 90 × 3। तो इसमें कैसा होता है, जो एक लाइन से मतलब एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी कितना होगा 90 सेंटीमीटर रहेंगे और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितना होगा 3 सेंटीमीटर को हमको रखना पड़ता है। और इस तरह से खेती जो है वो किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें इसका बीज दर। तो बीज दर इसमें कितना आता है, तो बीज दर आपका आता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपके बीज जो है पर्याप्त होता है। फिर आते हैं इसमें बीजों का उपचार। तो बीज को उपचार करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमने बीज को उपचार अच्छे से नहीं किया है तो उसमें
बीमारियां और कीड़े जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं एवं जो है बीजों का खराब होने का भी डर इसमें रहता है। तो बीजोपचार के लिए हमारे पास 3 ग्राम थीरम प्रति केजी की दर से इसमें किया जाता है। 3 ग्राम थीरम को जो है प्रति केजी के दर से उसमें डाला जाता है एवं जो है राइजोबियम के द्वारा भी इसमें उपचार किया जाता है। फिर देखते हैं इसमें खाद और उर्वरक। तो खाद और उर्वरक में क्या आएंगे हमारे पास, आपका 10 से 15 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं एवं जो है 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और उसी के साथ साथ जो है आपका डीएपी का भी इसमें छिड़काव किया जाता है। अगर कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर हमको जैसे कि जो लेड से आने वाले हैं, तो लेड से आते हैं उस समय हमको नाइट्रोजन की मात्रा को हम इसमें बढ़ाया जा सकता है या नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है, पानी का साधन हमारे पास नहीं है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है सिंचाई देखते हैं। तो सिंचाई में इससे बहुत कम सिंचाई करने की आवश्यकताएं होती है। अगर वो शीघ्र आ रहे हैं तो उसमें सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा फसल है जिसमें हमको वो लेट से आ रहा है, वो हमारे पास जो है ऊपर वाले जो है पानी नहीं गिरा रहे हैं, तो हमको सिंचाई की आवश्यकता होगा। तो सिंचाई कब करते हैं, तो इसमें फलियां बनते समय, उसमें फलियां का जब निर्माण होना शुरू होंगे, फलियां जब बनना शुरू होंगे, जैसे कि फूल से फलियां का जब निर्माण होना शुरू होगा, उस समय हमको पानी देने की आवश्यकताएं होती है। और इसे पाले से बचाने के लिए आपका दिसंबर से जनवरी माह में भी इसकी पानी की आवश्यकताएं होती है, अन्यथा वो पाले के द्वारा वो नष्ट होने का चांस रहता है। फिर देखते हैं इसमें वीड्स का कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण कैसा होता है। तो बुआई के 1 माह के अंदर इसमें जो है खुरपी द्वारा इसके नियंत्रण किया जाता है, वहां से उसको बाहर निकाला जाता है। फिर अगर आपके पास ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेम F30 और उसी को जो है आपका EC 3 लीटर पानी में घोलकर आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपके खेतों में प्रयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद बोलते हैं इसमें फसल चक्र देखते हैं। तो इसमें आता है आपका अरहर, फिर गेहूं को भी इसमें उगाते हैं, अरहर के बाद गेहूं आप इसमें उगा सकते हैं, एवं जो है आपका अरहर के बाद प्याज को उगा सकते हैं, और इस तरह से अरहर, मक्का, गेहूं को भी इसमें उगाया जा सकता है। अब देखते हैं फसलों की सुरक्षा। तो पहला इसमें आता है बीमारियों के द्वारा इसमें सुरक्षा देखते हैं। तो पहला रोग आता है इसमें उखटा रोग। तो ये किसके कारण होता है, कवक के कारण होने वाला रोग होता है, कवक के कारण जो है वो होता है, जिसके कारण से इसमें क्या होगा, खाद्य संचार को रोकता है। ठीक है, खाद्य संचार को रोकता है, और इसमें जो इसका पत्तियां होगा वो पीला पड़ना शुरू होंगी, और पीला पड़ने के कारण उसमें भोजन का निर्माण जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक, और इसके लिए हमारे पास कुछ आपका निरोधक जातियों का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, एवं जो है आपका कैप्टान और वाविस्टिन का जिसमें प्रयोग किया जाता है। कैप्टान और वाविस्टिन का प्रयोग करने से इस रोग से निपटारा या छुटकारा हमको मिल जाता है। फिर देखते हैं इसमें आपका बांझ रोग। तो बांझ रोग में होता कैसे, इसमें पत्तियां अधिक बनते हैं। ठीक है, पत्तियां का निर्माण जो है बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें दाना नहीं बनता है। पत्तियां तो उसमें बनेगा, पत्तियां खूब सारे रहेंगे, हरा भरा एकदम दिखेगा, लेकिन उसमें दाने का फॉर्मेशन वो नहीं हो पाता है। और इसके उपचार के लिए आपका मोनोक्रोटोफास 750 ml प्रति एकड़ के दर से इसमें जो है छिड़काव किया जा सकता है, और इस रोग से उसका निपटारा हो सकता है। फिर आता है इसमें तना व जड़ का सड़न। तो इसमें देखते हैं आपका डाइथेन M45 का 0.2% घोल का प्रयोग किया जा सकता है, एवं जो है आपका कैप्टान व थायराम का प्रयोग जो है बार बार किया जा सकता है। आपके कैप्टान और थायराम का प्रयोग बार बार अपनाने से इसमें वो रोग जो है वो नहीं होते हैं, या इससे छुटकारा हमको मिल जाता है। ठीक है, बाद इसके बारे में कि कीट इस पर किस तरह से इफेक्ट होता है, या कीटों का नियंत्रण किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो पहला आता है इसमें फली बेधक। तो फली बेधक के लिए आपके जो कीट होते हैं वो उसका नाम होता है गिडार। ठीक है, तो गिडार के द्वारा वो बेधक करते हैं। जो फली रहता है हमारे पास, जिसमें दाने रहते हैं, जिसमें दाना जो है उसके अंदर बंद रहता है, उसको छेद करने वाला जो रहता है उसको बोलते हैं गिडारे। उसके नियंत्रण के आपका एंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से इसको जो छिड़काव उसमें किया जाता है। फिर उसके बाद आता है इसमें पत्ती लपेटक। तो पत्तियों को जो फोल्ड करने वाला फोल्ड करके जो छोड़ने वाले जो रहते हैं उसको बोलते हैं सुंडियाँ। ठीक है, सुंडिया जो इसको जो है मोड़ देता है। तो इसके रोकथाम के लिए आपका BSC 10 ग्राम चूर्ण का आपका 25 से 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। और इसी के साथ साथ आप एंडोसल्फान का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो BSC का प्रयोग इसमें किया जाता है।
फिर आता है इसमें आपका एफिड, थ्रिप्स। इसी में एफिड और थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए एक ही हमारे पास विधि रहता है। तो इसे ये इसका काम होता है तना रस चूसक। तने में जो रस होता है उसको चूस देते हैं और चूसने के कारण उसमें वायु संचार एवं भोजन का जो प्रवाह है वो रुक जाते हैं एवं सूखना शुरू होते हैं, पौधे सूख कर जो है मर जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है सल्फोमिडान का प्रयोग करते हैं। उस तरह से आपका मिथाइल डेमोडान और थाइमिथोएट का जो है आपका 0.3 का घोल का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी कटाई। तो कटाई जब इसमें करते हैं तो शीघ्र पकने वाली को जो है आपका नवंबर से दिसंबर में इसकी कटाई करते हैं एवं देरी से आने वाली को जो है मार्च से अप्रैल में इसकी कटाई को किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी उपज। इसकी औसतन जो उपज हमको प्राप्त होती है, मतलब एक एवरेज होता है, तो एवरेज उपज हमको प्राप्त है कितना 5.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, एवरेज है एक प्रकार का, उससे कम नहीं होता है, यानी कि वो एवरेज एक तरह का एवरेज मान के हम लोग चले हैं। जैसे कि हमने 12 से आपका 15 किलोग्राम हमने बीज इसमें लिए थे, इससे हम कितना प्राप्त हो रहा है 5.53 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको इसमें प्राप्त हो रहा है, औसतन है। अगर कोई हमने उन्नत से जाते हुए इसमें प्रयोग किए हैं तो इसके लिए आपको 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको भी वो प्राप्त हो सकते हैं। तो हमको उसके जातियों के आधार पर इसमें उपज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अरहर पे। तो आज का जो हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।